वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्लास नंबर 19। हम लोगों ने कल रैंक कोरिलेशन पढ़ा और ये जाना कि रैंक कोरिलेशन होता क्या है और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो रैंक कोरिलेशन इज़ द कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन टू कैटेगरीज, इन टू करेक्टरिस्टिक्स, इन टू एट्रीब्यूट्स। किसी एक इंडिविजुअल की हम दो खूबियों में रैंकिंग करते हैं और फिर हम उन रैंकिंग के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। रैंकिंग के बीच में कोरिलेशन अगर हायर आता है, हायर का मतलब 1 के आसपास, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इंटरप्रेटेट कैसे करें। मान लो 0.9 प्लस में आ गया, ये हमारे पास 10 कैंडिडेट थे टोटल, और ये है इनका डांसिंग का रैंकिंग और ये है इनका सिंगिंग का रैंकिंग। तो डांसिंग सिंगिंग की रैंकिंग दी थी, हमने रैंक कोरिलेशन लगाया और 0.9 आ गया। तो 0.9 से हम रिजल्ट में अपने आउटपुट क्या देंगे, इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे। हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे कि डांसिंग के साथ साथ प्रतिभागियों की सिंगिंग भी अच्छी है और जो जितना अच्छा डांस करता है वो उतना अच्छा ही गाता है। अगर ये कोरिलेशन आ जाता -0.9, तो इसका मतलब है जिसकी डांसिंग जितनी अच्छी है उसकी सिंगिंग उतनी ही ख़राब है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है रिवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर ये कोरिलेशन 0 आ जाता तो इसका मतलब डांसिंग और सिंगिंग का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जिसकी डांसिंग अच्छी है उसकी सिंगिंग अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी। तो सारी बातें क्लियर हुई, इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ रैंक कोरिलेशन का आपको। हाँ, हाँ या ना। यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रैंकिंग के बीच का कोरिलेशन का जो फार्मूला आया था कल, वो आपको याद रखना है। कितना आया था फार्मूला? फार्मूला आया था 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ये था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज़ डी आई। डी आई क्या है? सर एक्स आई माइनस का। रैंकिंग का डिफरेंस, किसी यस सर। इंडिविजुअल की रैंकिंग में कितना अंतर है, डिफरेंस, ये है डी आई। और एन क्या है? एन इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कितने लोगों की रैंकिंग की गई थी। और हम इन्हीं दोनों की मदद से आसानी से रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि कोरिलेशन से ज़्यादा आसान है रैंक कोरिलेशन निकालना। अब आज की चर्चा हमारी है रैंक कोरिलेशन के रेंज पर, लिमिट फॉर द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी रो की जो वैल्यू वो होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। तो आपको हम रो की वैल्यू के बारे में बताते हैं। 1 से ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, अगर ये क्वांटिटी हो जाए 0 तो हमारी रैंक कितनी हो जाएगी? 1। यानी इस क्वांटिटी को हमको 0 करना है तो करना क्या पड़ेगा? 6 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 हो नहीं सकती। एन स्क्वायर -1 भी, एन इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो बचा क्या? डी आई। अब आप लोग मुझे बताओ डी आई 0 कब होगा? जब एक्स आई और वाई आई क्या हो जाएं? जीरो बराबर। बराबर, यानी सबकी रैंकिंग एक जैसी हो जाए। डांसिंग में जिसकी रैंकिंग 1 थी उसकी सिंगिंग में भी 1 हो गई, जिसकी 2 थी उसकी 2 हो गई, जिसकी 3 उसकी 3। तो अब अगर हम रैंक का डिफरेंस निकालेंगे तो हर बार हमको क्या मिलेगा? जीरो। और 0 का स्क्वायर 0, 0 का समेसन 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 और इससे डिवाइड करेंगे तो भी 0। यानी ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब डी आई की वैल्यू क्या हो जाए? 0। और डी आई की वैल्यू 0 होने पर हमारा कोरिलेशन 1 आ जाएगा। और 1 से कोई चीज़ घट रही थी, अब वो हट गई, तो उसके हटने से ये क्या हो गया बताइए? मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सब लोग समझ गए मेरी बात को? यस सर। डी आई मतलब डिफरेंस इन रैंकिंग। और हमको अगर अपने इस रो की मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रैंकिंग को बराबर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारा कोरिलेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है।
तो एक बात मुझे पता चली कि रैंक कोरिलेशन या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये थी मैक्सिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? 1 में से हम ये क्वांटिटी घटा रहे हैं, इसको अगर हम बढ़ा दें तो होल क्वांटिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा। हम इसको जितना बड़ा करेंगे उतना होल क्वांटिटी छोटी होगी, क्योंकि अगर 1 से हम 0.1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 0.9। 1 से अगर हम 0.2 घटाएंगे तो 0.8 आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये बढ़ेगा होल क्वांटिटी वैसे वैसे कम होगी, और हमको चाहिए रो की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम के लिए हमको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, बताइए? मैक्सिमम। अब अभी अभी हमने बताया कि इसको मैक्सिमम करें कैसे। तो मिनिमम कैसे किया था? मान लो 3 लोगों की रैंकिंग हमारे पास है, 1 2 3। तो अगर हमको मिनिमम करना है तो कैंडिडेट ए और बी ने जो रैंकिंग की वो सबकी सेम कर दी। तो अगर हमको इनका डिफरेंस लेना पड़े DI, तो 0 0 0 आ गया। अब ये तो हुआ मिनिमम, जब रैंकिंग सबकी एक जैसी हो जाए। मैक्सिमम करने के लिए हमको रैंकिंग को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। यानी किसी की रैंक अगर पहले में 1 है तो दूसरे में हो जाए 3, और किसी की रैंक अगर पहले में 3 है तो दूसरे में हो जाए 1। अब केवल 2 बच रहा है, तो इस सिचुएशन में रैंकिंग क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जरा करिए डिफरेंस। तो 3 - 1 स्क्वायर कर दीजिए, और 1 - 3 स्क्वायर कर दो, और 2 - 2 स्क्वायर कर दो। ज़रा जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 4। यानी ये होगी समेसन DI स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जब रैंक हो जाएंगी अपोजिट्स। तो आपको ये बात समझ में आई कि DI स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब रैंक सेम हो जाए, और मैक्सिमम कब होगी, जब रैंक्स अपोजिट हो जाए। समझ पाए कि नहीं मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली। कैसे निकाली? DI को 0 रखकर, यानी रैंकिंग को सेम करके। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और रो इज मैक्सिमम इफ समेशन DI स्क्वायर इज मिनिमम इफ़ ईच ऑफ द डेविएशन DI इज मिनिमम। यानी रो कम मैक्सिमम होगा जब ये समेशन DI स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। चलिए, आपको क्लियर है? अब ये भी समझाया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू की तरफ बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए रैंक को अपोजिट किया जा रहा है। तो अगर n कैंडिडेट हैं और उनकी रैंकिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 से लेकर n तक तो करेंगे। यस सर। और मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करनी पड़ेगी। यानी जिसकी यहाँ 1 थी उसकी n हो गई, फिर n - 1, फिर n - 2, घटते घटते कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। तो ये तो हो गई मैक्सिमाइज़ करने की प्रोसेस। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, देखिए। केस नंबर 1, आपने जितने लोगों की रैंकिंग की थी वो हो जाए ऑड। तो ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2m + 1 से। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, जितने लोगों की रैंकिंग की थी वो हो जाए इवन। इवन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2m। तो ऑड को इससे और इवन को इससे लिखते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? योग्यता और गरिमा बताओ। नो सर। ठीक है। तो अब अगर हम कैंडिडेट की रैंकिंग लिखकर डिफरेंस निकालें ऑड के केस में, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वैल्यू n है, इसके पहले n - 1 और इसके पहले n - 2, और n n - 1 n - 2, और यहाँ पर आएगा 3 2 1। तो ये रैंकिंग थी x की और ये रैंकिंग थी y की, और दोनों हैं अपोजिट। तो अब अगर हम n को ऑड कंसीडर कर लें तो n की जगह पे हम रखेंगे 2m + 1, और यहाँ से घटाएंगे क्या, 1, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, xi - yi। तो अगर पहले डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस कितना आएगा, 1 माइनस, बताइए, n की वैल्यू हमने ऑड ली है, 2m + 1 ली है, तो पहला डिफरेंस कितना आ गया,
चलिए देखिए हम बताते हैं। n की जगह पुट कर दीजिए 2m+1, तो पहला डिफरेंस आएगा 1 माइनस 2m+1, वैल्यू कितनी आएगी -2m। दूसरा डिफरेंस क्या आने वाला है 2 माइनस, और n की जगह क्या पुट करोगे 2m+1, यानी कि 2 माइनस 2m। अगर माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या आएगा 2m - 2। समझ पा रहे हो मेरी बात को सब लोग? यस सर। तो देखिए अगर हम n को ऑड लेते हैं तो हमारे डिफरेंसेस कैसे कैसे आ रहे हैं, -2m दिखा आपको, -2m - 2 दिखा, और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर आ जाएं। अगर हम इसकी डिफरेंस को निकालें तो डिफरेंस मतलब xi - yi, तो n की वैल्यू है 2m+1 -1, तो ये कैंसिल, बचा कितना 2m बचा। अगर इससे इसको घटाएं तो n की जगह 2m+1 और ये -1 ये वाला, और फिर 2 घटाना भी तो है, तो -1 + 1 कैंसिल, आया 2m - 2। ये देखिए, तो सारे डिफरेंसेस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बीच में कहीं पर एक वैल्यू जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि ऑड के केस में बीच वाली रैंकिंग टाई होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3 लोग अगर हैं 1 2 3 3 2 1, तो बीच वाले में जीरो दिया, लेकिन अगर 4 लोग होते तो जीरो नहीं मिलता। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब देखिए ज़रा घटाओ, क्या रैंकिंग जीरो मिलेगी? नहीं सर, जीरो नहीं मिलेगा। हाँ, -3 -1 1 और 3 ये मिलेगी। तो जीरो कब मिलता है? जब हम ऑड का केस लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक जीरो भी मिला है। तो आपको अगर इन वैल्यूज़ को देखो ध्यान से, डी की वैल्यूज़ को, तो जीरो से लेकर कहाँ तक की वैल्यूज़ हैं 2m तक की, और फिर यही वैल्यू सिमिलरली माइनस में है। अगर हम डी का स्क्वायर करके ऐड करें तो जितनी माइनस की वैल्यूज़ हैं सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। यस सर। और फिर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सबका स्क्वायर जोड़ देंगे, और हर एक वैल्यू 2 बार आएगी। इसका स्क्वायर होगा तो भी हमको मिलेगा दिस, और इसका स्क्वायर होगा तो भी दिस। तो एक 2 आ गया बाहर। समझ पाए सब लोग यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब अगर हमको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। 2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो m - 1 स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर। अब जब हमने 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आया 4। 4 क्या किया? इस 2 को मल्टीप्लाई करके 8 बना दिया। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर n तक की संख्याएं हैं और इनके स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है। फार्मूला क्या बनेगा? n+1 2n+1। और अपान में 6 भी तो बोलो बेटा। यस सर, 6 पता है। अच्छा ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिल गया m+1 2m+1 डिवाइडेड बाई 6, यानी समेसन डी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली। कब? जब केस था ऑड और रैंकिंग थी रिवर्स। आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है फार्मूले में रखकर। तो रो की वैल्यू ये थी और इस फार्मूले में रख दिया गया समेसन 6 समेसन डी स्क्वायर की वैल्यू को। ये अपान में क्या था? n स्क्वायर -1, और n था ऑड, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? 2m+1। तो ये 2m+1 2m+1 और -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा समझ में आ गया आपको? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2m+1 2m+1 कैंसिल, बाकी जो बचा उसे फिर यहाँ लिख लिया। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर देंगे, तो यह आ गया a + b a - b। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2m + 2, और 2 कॉमन लेंगे तो m+1 बन जाएगा, और ये क्या बन गया 2m। 2m बनते ही m से m कैंसिल। फिर और आगे बढ़ते हैं। आगे ये m+1 8 के साथ बना हुआ है,
और यहाँ एक 2 कॉमन होगा तो m+1 आ जाएगा। फिर m+1 कैंसिल, 4 और 8 को सॉल्व करेंगे तो -2 और आ गया -1। यानी आपने देखा कि रो की मिनिमम रेंज कितनी आई, -1, जब हमने n को क्या लिया था। अब हम n को इवन लेकर चलेंगे, और इवन के केस में आपको याद है 0 नहीं आएगा। चलिए n को इवन ले लेते हैं जल्दी से। तो इवन लेंगे तो वैल्यूज़ कैसे स्टार्ट होंगी हम आपको दिखाते हैं। हमने वैल्यूज़ लिखी थी 1 2 3 ... n-1 n। ये थी रैंकिंग x की। रिवर्स ऑर्डर की रैंकिंग क्या होगी, n-1 2 1। ये रिवर्स ऑर्डर की रैंकिंग होगी। अब अगर हम n की जगह पे 2m पुट करें तो ज़रा डिफरेंस देखो, पहला क्या आने वाला है, 1 - 2m आएगा। बोलिए, 1 - 2m आएगा ना। यस सर। यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, 2m - 1। ये देखिए पहली वैल्यू लिख गई। इसका ज़रा डिफरेंस लो तो n की जगह 2m पुट करके लेना, तो 2 - 2m - 1। n की जगह हमने 2m पुट कर दिया, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, 2 - 2m, हाँ ये आएगा। टू एम -1 ये वैल्यू मिलनी चाहिए हमें, 2m - 3। तो डिफरेंस हम ले रहे हैं 1 हाँ 2 1 3 बन गया और 2m। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या आ गया, 2m - 3। ये देखिए दूसरी वैल्यू बनी। सिमिलरली वैल्यू प्लस की भी मिलेंगी जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, 2m - 1 यानी ये वैल्यू, ये तो सारी वैल्यू समझ में आई। अब ये सारी वैल्यूज़ किसकी थी, डी की, यानी कि xi - yi की वैल्यूज़ थी। तो अब अगर हम इनका स्क्वायर करके समेसन करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, सबका स्क्वायर करके समेसन हो जाएगा, और सारी वैल्यूज़ 2 बार हैं तो 2 टाइम्स आगे भी तो लगेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर का सम और आगे 2 टाइम्स लग गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये क्रम से होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तब तो हम इसका सम कर सकते थे, लेकिन ये तो एक एक स्टेप छोड़कर है। 1 के बाद 3 आया, फिर 5 आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें बीच वाले टर्म्स जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, नई लाइन में क्या आया, जो 2 मिसिंग था वो यहाँ आ गया है, जो 4 मिसिंग था वो यहाँ आ गया है, और चूंकि ये यहाँ जोड़े जा रहे हैं तो बाद में हमको घटाना भी तो पड़ेगा। तो देखिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये सारे बाद में घटाए भी तो जा रहे हैं। क्लियर, जितने टर्म जोड़े गए उतने नीचे घटाए भी गए। अब ऊपर कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 2m तक, और है सबका स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के केस में समेसन क्या होता है, फार्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6, और 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा था, 2m तक, यानी n की वैल्यू है 2m, तो आएगा 2m + 1 2m प्लस, यहाँ n की जगह 2m हो गया, यहाँ 2m पुट करोगे तो ये 4m बन जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 6, यानी हमने इस वाले का सम निकाल लिया। अब ये वाला जो बच रहा है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाले के बराबर है। अभी ऊपर एक वैल्यू हमने सॉल्व की है, ये बिल्कुल उसी के बराबर है। देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ज़रा यहाँ वैल्यूज़ देखिए, ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दिस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस क्वांटिटी से तो हमको ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी है तो ये सारे इवन, लेकिन 2 कॉमन लेने से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, 1 to m में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। क्लियर, तो दोनों का सम हम निकाल लेंगे। पहले वाले का सम आपको दिख गया, n की वैल्यू 2m पुट करके वही फार्मूला लगाया गया, और इस वाले का भी तो सेम ही होगा। जब हम 2 स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये तो 2 स्क्वायर बाहर आया, 2 स्क्वायर मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं 4, ये 4 है, बाद में ये 2 कैसे आया, वो नीचे से कैंसिल होकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 कॉमन लेने के बाद 1 से लेकर कितने टर्म हो जाएंगे m तक, तो फार्मूला आया m+1 2m+1/6, सही है। अब ये 6 का कैंसिल करेंगे जब इस 4 से, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी 2/3 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कैंसिल किया गया है, 2/3 कर लिया गया है। अब 2/3 दोनों में तो हम कॉमन करके बाहर ले सकते हैं। और क्या क्या कॉमन हो रहा है ज़रा देखिए, m कॉमन हो रहा है,
2m+1 कॉमन हो रहा है, तो जितनी चीज़ें कॉमन हो रही थी उनको कर लिया गया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा, 4m+1, और इधर वाले में क्या बचा, ये यहाँ बच गया, और यहाँ पर बचेगा क्या क्या कॉमन हुआ था, 2m+1 और m, यानी ये और ये, यानी ये बचा हुआ है। तो इसके साथ एक 2 यहाँ पर बचेगा, ये वाला, तो क्या बन जाएगा 2m+2, लेकिन आगे माइनस था तो बन गया 2m-2। सॉल्व कर लीजिए, देखिए सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1। ये सिंप्लीफिकेशन देख लेना रो में वैल्यूज पुट करने के बाद, और n के दोनों केसेस देख लिया आपने, ऑड वाला भी देखा और इवन वाला देखा। जब हम क्या कर रहे थे, लिमिट को मिनिमाइज कर रहे थे रैंक को अपोजिट लेते हुए, तो दोनों केसेस में वैल्यू कितनी मिली, -1। तो यानी रैंक को रिलेशन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम +1 होगी और मिनिमम कितनी होगी, -1। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए हम आते हैं इंट्रा क्लास कोरिलेशन पे। इंट्रा क्लास कोरिलेशन आपको बस समझ लेना है क्या, और इसकी रेंज याद रखनी है, बस 2 चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन हम आपको समझाते हैं। कोरिलेशन को हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। सह मतलब साथ साथ, को मतलब जैसे कहते हैं नहीं कोएड, कोएड का मतलब जैसे जहाँ पर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हों। तो जब को लगता है तो इसका मतलब 2 आते हैं, यानी हमको कोरिलेशन निकालने के लिए 2 सीरीज चाहिए, एक को हम x मानते हैं और दूसरे को y, और फिर हम इनके बीच का कोरिलेशन निकालते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक घर में टोटल 20 लोग रह रहे थे और हमको इन 20 लोगों की आपस में हाइट का क्या चाहिए, रिलेशन, हाइट का क्या चाहिए, रिलेशन, यानी एक की हाइट का दूसरे की हाइट से क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले कैंडिडेट को पकड़ेंगे और इसकी हम बाकियों से हाइट का रिलेशन देखेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे और बाकियों से हाइट का रिलेशन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिनोट करें ऐसे xi1 xi2, i मतलब ग्रुप से है, xin, तो xi1 बाकी सबसे हाइट में रिलेशन क्या है, xi2 का बाकी सबसे हाइट में रिलेशन क्या है। यानी जब हम रैंडम वेरिएबल में एक ही क्वालिटी को लेकर और उसकी आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नाम क्या देते हैं, इंट्रा क्लास। इंट्रा मतलब अंदर, क्लास मतलब किसी क्लास के अंदर, यानी इस क्लास के आपस में जो लोग थे हम उन्हीं की हाइट का रिलेशन लेंगे। जबकि रिलेशन का मतलब था 2 वेरिएबल, यानी हाइट और वेट का रिलेशन ले लीजिए, हाइट और शू साइज का रिलेशन ले लीजिए, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हाइट का हाइट से ही लिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोरिलेशन का नाम क्या पड़ जाता है, इंट्रा क्लास। चलिए पढ़िए, इंट्रा क्लास कोरिलेशन मीन्स विद इन क्लास कोरिलेशन। Sometimes, especially in biological and agricultural study, it is interest to know how the members of a family or group are correlated among themselves. यानी किस प्रकार से किसी एक ग्रुप के मेंबर आपस में संबंधित हैं with respect to some one of their common characteristics, यानी किसी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण के आधार पर, जैसे कि हमने यहाँ पर हाइट लिया था। फॉर एग्जाम्पल वी में रिक्वायर द कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ब्रदर्स ऑफ फैमिली, यानी हम भाइयों की हाइट का संबंध आपस में निकालें। वेट एंड वेट, वेट और वेट का निकालें। देयर इज़ नथिंग टू डिस्टिंग्विश, यानी यहाँ पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता वन फ्रॉम द अदर, यानी एक वेरिएबल का दूसरे से, सो दैट वन में बी ट्रीटेड एज एक्स, तो किसी एक को हम एक्स मानेंगे और बाकियों को एंड द अदर एज द वाई वेरिएबल। सपोज वी हैव a1 a2 an फैमिलीज़, मान लो हमारे पास n फैमिलीज़ हैं और इनके मेंबर्स हैं k1 k2 kn, तो आपको यहाँ पर n फैमिलीज़ दिख रही हैं। ये पहली फैमिली हो गई, इसमें k1 लोग रहते हैं, दूसरी में k2, और हमको इनका आपस में क्या निकालना है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन। तो आपको ध्यान देना है इंट्रा क्लास कोरिलेशन के फार्मूले पर और वैल्यूज़ पर। तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन का जो फार्मूला आपको यूज़ करना है वो ये है। अनिकेत क्लास में हो क्या? चलो नहीं है, ओके। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, वेयर सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द वेरिएंस ऑफ एक्स, जहाँ पर
सिग्मा स्क्वायर क्या करता है, एक्स के वेरिएंस को डिनोट करता है। सिग्मा एम स्क्वायर डिनोट द वेरिएंस ऑफ मीन्स ऑफ फैमिली। जो सिग्मा स्क्वायर है वो फैमिलीज़ के मीन्स का कोरिलेशन बताता है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। वेरिएंस, ये पहली फैमिली है, दूसरी है, तीसरी, इसका मीन था x1 बार, इसका मीन था x2 बार डॉट डॉट xn बार। तो अगर हम इनका को वेरिएंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, xi बार और इन सब का एवरेज करोगे तो आएगा ये। तो हमने इनमें से इनका मीन घटाया, स्क्वायर किया और जोड़ा और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया मीन का वेरिएंस। यानी जो हमारी क्लासेस थी उनके मीन का वेरिएंस क्या है। तो सिग्मा एम स्क्वायर मीन का वेरिएंस है और सिग्मा स्क्वायर किसका वेरिएंस है, एक्स का, यानी पूरा इंटायर वेरिएंस। इंटायर वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, 1/n समेसन आई समेसन जे वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर। यानी जितनी वैल्यूज हैं उनमें से ग्रैंड मीन को घटाइए, स्क्वायर करिए और सबको जोड़ो और n से डिवाइड करो। ये सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है इंटायर फैमिलीज़ के लिए। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हमको कोरिलेशन कैलकुलेट करना होता है। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना है। ओके, एक फार्मूला और आपको याद रखना है। जब हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन निकालते हैं तो हम इस फार्मूले को लिखते हैं सिंबल्स में। इसमें क्या हो रहा है, समेसन के आई स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई जे माइनस एक्स बार। इसको इस तरीके से सॉल्व करने में दिक्कत आती है, यानी ऑन पेपर अगर हम क्लासेस बनाकर ऐसा करें तो संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बाद में नीचे वाले फार्मूले का डेरिवेशन हुआ। तो आप बस नीचे वाले याद रखिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाला फार्मूला आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिट। तो आपको लिमिट याद रखनी है। अभी तक हमने कौन कौन से कोरिलेशंस पढ़े, एक तो पढ़ा हमने कार्ल पियर्सन का सिंपल कोरिलेशन, इसकी लिमिट थी -1 से 1। दूसरा हमने पढ़ा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसकी रेंज क्या थी, -3 से +3। नहीं बेटा, अभी अभी प्रूफ कराया है, इवन ऑड लेकर -1 to 1 आया है। ये हमने दूसरा बता दिया। तुमने बाउलीस का कोफिशिएंट बता दिया है, ये वाला Q3 माइनस Q1 और Q2 माइनस Q1, ये वाला आपने बता दिया। यहाँ प्लस होता है, सेम सेम। इसका माइनस, ये स्क्यूनेस का आपने बताया। ठीक है, याद रखो सारी चीज़ें। तो अब आया तीसरा जिसका नाम था इंट्रा क्लास। तो इंट्रा क्लास की जो रेंज है वो अपर तो सेम रहती है, तीनों की अपर सेम है, लेकिन लोअर इसकी क्या हो जाती है, इसकी लोअर हो जाती है -1/k-1। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रा क्लास की लोअर लिमिट इतनी आती है जहाँ पर k इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस, और इस लिमिट के साथ हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन की लोअर लिमिट डिफाइन करते हैं। अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन। तो आपके ऑप्शन कैसे कैसे होंगे, 0 से 1, -1 से 0, -∞ से इन्फिनिटी और -1 से 1। अब आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अगला क्वेश्चन आएगा, कार्ल पियर्सन इंट्रा क्लास कोरिलेशन की लोअर रेंज कितनी होती है। अब आपके ऑप्शन आया 1 - k-1, 1/k+1, -1/k-1, नथिंग। तो थर्ड वाला हो जाएगा। तो अभी तो आपने तुरंत पढ़ा तो लोअर लिमिट बता दी, लेकिन जब इसको भूल जाओगे तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको तैयार करके आपको रखना है। और भी कई तरीके के कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। यानी जब आप बीएससी थर्ड ईयर में आओगे, तो चूँकि माइनर सब्जेक्ट वाले थर्ड ईयर में नहीं आ पाएंगे, तो आपको मैं उनके नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है टेट्राक्लोरिक, एक होता है बाई सीरियल, एक होता है पॉइंट बाई सीरियल। अभी सारे कोरिलेशन क्या होते हैं आपको जानने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप दो पे ज़्यादा फोकस करिए, सिंपल वाला और रैंक वाला। इंट्रा क्लास कोरिलेशन का फार्मूला और रेंज इतना याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन की।
तो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या होते हैं ज़रा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन आपको करवाएंगे डिटेल में। देखिए, हमारे पास मान लो किसी एक रैंडम वेरिएबल y को अफेक्ट करने वाले 4 रैंडम वेरिएबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर y है हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप, तो क्रॉप को कौन कौन इफेक्ट करता है? नंबर 1 रेन, बारिश करती है इफेक्ट। नंबर 2 फर्टिलाइजर्स यानी खादें करती है। जी सर। नंबर 3 सीड्स, यानी हम खेत में क्या बोने जा रहे हैं उसका बीज कैसा है। और नंबर 4 कल्टीवेशन टेक्निक, कल्टीवेशन टेक्निक्स। तो 4 रैंडम वेरिएबल हैं जो इस फसल को इफेक्टेड करते हैं। अब आपसे कोई ये कहे कि केवल पानी का इफेक्ट बताओ, बाकी को छोड़ दो, तो जब हमारे पास बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हों और उनमें से हमको किन्हीं 2 का कोरिलेशन निकालना हो, तो ऐसे को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? सर कोरिलेशन करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन बेटा। जब y पर 4 रैंडम वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा था, हमने केवल x1 का कैलकुलेट किया, बाकी उसे मतलब ही नहीं रखा, तो हमने पार्शियलिटी की कि नहीं की? x2 x3 x4 को छोड़कर केवल x1 को लिया। तो अब ये कोरिलेशन क्या कहलाएगा? पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन पे। मल्टीपल ने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमको y यानी फसल पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो चाहिए किसी एक से नहीं, सबसे। x1 का भी, x2 का भी चाहिए, x3 का भी, x4 का भी। तो जब एक साथ सारे रैंडम वेरिएबल से इसका रिलेशन निकाला जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल कोरिलेशन। तो आपको पार्शियल और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इनके नोटेशंस के बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। जैसे पार्शियल को हम 1.2.3 से दिखाते हैं, जबकि मल्टीपल को 1.23 से दिखाते हैं। जब हम कितने रैंडम वेरिएबल लेकर चलें? 3। जहाँ पर ये है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों पर। ये है इंडिपेंडेंट, यानी इसको हम मानेंगे क्रॉप, और क्रॉप किस पे डिपेंड है? रेन पर और फर्टिलाइजर्स पर। तो x1 का अगर हम x2 और x3 से कनेक्शन निकालें यानी रिलेशन निकालें, तो हम उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, यानी 1 का 2 और 3 से। अगर हम x1 x2 का निकालें और 3 को छोड़ के रखें, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, 1 का 2 से निकाला गया और 3 को दूर रखा जा रहा है। तो इस वाले को पार्शियल कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं? मल्टीपल। अब आगे की क्लासेस में हम इन पार्शियल और मल्टीपल के फार्मूलों पे भी डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको मल्टीपल पार्शियल का इंट्रोडक्शन बता दिया है और साथ ही साथ आपको उनके नोटेशंस का एक आइडिया दे दिया है। आप अगर अपने इस कोरिलेशन के नोट्स को उठाकर देखो, तो इसमें स्टार्टिंग में मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखा है। मल्टीपल और पार्शियल के बारे में आपको लिखा मिलेगा इसकी पहली वाली PDF में। तो आपको वो मल्टीपल पार्शियल की लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है। अगर आपको वो समझ में आ जाए तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हमें इस बात को बताना है कि मल्टीपल पार्शियल हमें क्लियर नहीं हुआ। वैसे जितना मैंने आज समझाया है, इतने को अगर आप लोग देख लोगे तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इस नोट्स में देखिए मल्टीपल पार्शियल की मैंने डेफिनेशन अच्छी सी दे रखी है कि ये होता क्या है। जब हमने कोरिलेशन के टाइप बताए थे, लीनियर, कर्वी लीनियर, वहीं पर बताया था मल्टीपल और पार्शियल के बारे में।
ये देखिए, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना, अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो फिर मुझे बताना। तो आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिग्रेशन एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिग्रेशन एनालिसिस। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।